हेलो एवरीवन। हम अपनी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9। हमने इस सीक्वेंस में कवर किए हैं अभी तक क्लास 7 सोशल साइंस के 8 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 9। ये सीक्वेंस जो है, ये वीडियोस सारी क्लास 7 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अगर आप अभी से यूपीएससी या फिर कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में हैं तो आपके लिए भी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यहाँ पे जो इस चैप्टर में बिग क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं वो क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट डू गवर्नमेंट गेट देयर पावर फ्रॉम, हाउ डज अ कंट्री गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद पीपल एंड व्हाई डज डेमोक्रेसी मैटर, व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। In grade 6, we learned that government is and explored some of its roles। यानी अगर हम बात करें क्लास 6 की, उसमें हमने बात कर ली थी कि व्हाट इज गवर्नमेंट एंड हमने उसके कुछ रोल्स को भी एक्सप्लोर किया था, मतलब उनके बारे में भी पढ़ा था। अब हम इसके जो और रोल्स हैं उनके बारे में भी फर्दर पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ व्हाट इज गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या होती है? पब्लिक वोट करके चूज करके इलेक्शन के थ्रू अपने लीडर्स को चूज करती है, वो लीडर्स मिलके क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। और गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, और हमारी लाइफ में गवर्नमेंट का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या क्या रोल प्ले करती है गवर्नमेंट? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स के बारे में हम बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, peace, stability and security for the people, managing relationship with other countries, यानी external relationship जो build करना है, taking care of national defense, यह हमारी जो नेशनल पूरे देश की केयर करना है, डिफेंस करना है, वो भी काम किसका? गवर्नमेंट का है। डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं पीपल की, ठीक है, सिविक एमिनिटीज जिनको बोला जाता है, वो प्रोवाइड करना भी किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। जिसमें हेल्थ सर्विसेज आती हैं, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट का ही रोल है। मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देश की इकोनॉमी जीडीपी को मेंटेन करना भी किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की है। वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ, और लोगों की भलाई के लिए काम करना, उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए काम करना, ये ड्यूटी भी किसकी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर, जैसे हमने ग्रेड 6 में और बात की थी, ये सारी ड्यूटीज़ हैं, ये सारी ड्यूटीज़ किसकी? गवर्नमेंट की। जैसे अगर हम इस पिक्चर से देखें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवाना, रोड बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना, ट्रैफिक को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल बनाना, बैंक बनाना, पोस्ट ऑफिस बनाना, ये सारी किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ मैनी अदर रोल्स, ट्राई टू लिस्ट देम। जैसे हमने कुछ तो यहाँ पढ़ लिए, बट हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं बहुत सारे और भी रोल होते हैं गवर्नमेंट के, उनकी एक लिस्ट हम बना सकते हैं। इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने बात की थी क्लास 6 में ही कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। आई थिंक सबको याद होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, वो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं इसमें। Like India, many countries have a democratic government, but some countries have other forms of governments also. Even all democratic country governments are not exactly the same। अब कहते हैं कि जैसे इंडिया में हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऐसे ही कुछ और भी कंट्री हैं जिसमें ऐसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कोई अलग टाइप की गवर्नमेंट है। और जो अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की भी, तो सभी कंट्रीज में सेम टाइप की गवर्नमेंट अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की भी, तो सभी कंट्री में एग्जैक्टली सेम टाइप की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ दे फंक्शन। अब हम बात करेंगे अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट की और कैसे उनके रोल्स होते हैं उसके बारे में। What is democracy? As we studied in grade 6, democracy is the best understood as ruled of the people।
मतलब अगर हम डेमोक्रेसी को सबसे शॉर्ट डेफिनेशन में देखें, सबसे छोटे से छोटी जो बेस्ट अंडरस्टूडेबल डेफिनेशन है वो क्या है? रूल ऑफ द पीपल, यानी लोगों का राज। ठीक है, दिस मीन्स दैट द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन अ डेमोक्रेसी आर द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी जो जिसके पास सारी पावर है, ठीक है, जिसके पास सारी अथॉरिटी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जिसके पास पावर है, सारी अथॉरिटी है, वो कौन है? कंट्री के पीपल, यानी लोग खुद हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल ऑफ अ स्कूल। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि कैसे उस देश के लोग, उसके अथॉरिटी होते हैं, पावर होते हैं, एक एग्जांपल लिया है स्कूल का, उसमें हम बात करने वाले हैं। स्कूल रिप्रेजेंटेटिव के एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। अ स्कूल इज फुल ऑफ एक्टिविटीज एंड थिंग्स दैट मस्ट बी डन। मैनी डे टू डे टास्क नीड टू बी मैनेज। मतलब स्कूल में बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज होती हैं और डे टू डे टास्क मैनेज करने होते हैं। एंड थिंग्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टाइम टेबल्स टू बी मेड एंड फॉलोड, sport activities to be organized, food to be served during lunch time, some like you see na midday meal, utensils to be cleaned, speakers to be decided for the morning assemblies, speaker for the morning assemblies to be decided, and activities to be arranged for no bag days. The list is very long in terms of all that need to be done in स्कूल। अगर हम बात करें स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज जो स्कूल में हम देखते हैं। ठीक है, विथ सो मेनी थिंग्स टू बी डन, द हेड टीचर रियलाइज दैट अ स्टूडेंट कमेटी शुड बी अपॉइंटेड so that student can be part of making the relevant rules to get all this done. इनमें से जो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो स्कूल में किसको, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी जाती है? स्टूडेंट्स को दे दी जाती है। ठीक है, and ensure that the rules are being followed. The question before the head teacher was who will be the part of the committee. Like जो head teacher है उसने ये तो डिसाइड कर लिया कि एक स्टूडेंट की कमेटी बना देते हैं और इनमें से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे देते हैं। लेकिन अब टीचर के पास जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है who will be the part of the committee, यानी ये जो कमेटी बनेगी इसके मेंबर कौन कौन होंगे, कौन कौन इसका पार्ट होगा। The head teacher discussed this in the assembly. She proposed that it would be good if some student can be take responsibility for this task. यानी जो head teacher है वो असेंबली में बताते हैं और बोलते कि ये अच्छा होगा अगर आप में से कुछ स्टूडेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए इन कामों की। A student committee should be formed, और इसके लिए हम क्या बनाना चाहते हैं? एक स्टूडेंट की कमेटी बनाना चाहते हैं। Hearing this, the student got excited and started arguing. अब ये देख के सभी स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हो गए, अच्छा हमें ये जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, और वो आर्ग्यू करने लगे कि हम बनेंगे। तो नगमा है एक बच्ची जो स्टूडेंट है इन ग्रेड 12 आर द मोस्ट सीनियर, वी विल टेक केयर ऑफ द एवरीथिंग। जो नगमा बच्ची कहती है कि जो स्कूल में क्लास 12 के स्टूडेंट हैं सबसे ज्यादा सीनियर है, तो वो जो 12 वाले बच्चे हैं वही इस कमेटी का पार्ट होंगे। शोभा, but you will finish school in a few months. The student in grade 11 should take care of everything. जो दूसरी बच्ची है शोभा वो कहती है नहीं आप तो कुछ ही मंथ्स में यहाँ से चले जाओगे लाइक पास आउट करके, तो हम 11th के बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए क्योंकि सेकंड नंबर पे हमारा नंबर आता है। ऐसे ही गुरप्रीत नाम का एक बच्चा है वो क्या कहता है, इफ द स्टूडेंट ऑफ ओनली वन ग्रेड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग देन हाउ विल दे नो अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट अदर ग्रेड्स फेस। अब वो बच्चा बहुत अच्छी बात बोलता, कहता है कि ठीक है अगर आप 11 के बन गए या 12 के बन गए जो भी, लेकिन उसको तो एक ही क्लास के बारे में। फिर गुरप्रीत बोलता है, फिर गुरप्रीत नाम का एक बच्चा है वो बोलता है इफ द स्टूडेंट ऑफ ओनली वन ग्रेड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग देन हाउ विल दे नो अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट अदर ग्रेड फेस। अब वो कहता है कि अगर एक ही क्लास के बच्चे बन गए हैं जो कमेटी के मेंबर, तो उन्हें दूसरी क्लासेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है उनका क्या पता होगा। उनको खुद की क्लास का तो चलो ठीक है पता होगा, बट व्हाट अबाउट अदर ग्रेड्स। In this exciting situation, the student finally came to 3 options. बच्चों के पास एक एक्साइटिंग सिचुएशन तो थी वो स्कूल कमेटी का मेंबर बनने की, बट अब उनके पास 3 ऑप्शंस आए। ठीक है, एवरीवन इन द, अब उन्होंने
किसी ने सोचा, जैसे किसी का ओपिनियन था कि स्कूल के सभी बच्चों को कमेटी का पार्ट बना दो, जिम्मेवारी दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी इज वन इन द स्कूल बिकम्स पार्ट ऑफ द कमेटी एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मुझे तो लगता नहीं फिजिबल है, क्योंकि वो तो बहुत ही वहाँ पे सारे बच्चे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो करेगा कौन, लाइक वो तो बहुत ही ऐसे क्योरिटिक कंडीशन हो जाएगी। द हेड टीचर चूज द स्टूडेंट हरसेल्फ फॉर द कमेटी, या फिर ये दूसरा ऑप्शन था कि जो हेड टीचर है वो खुद से अपनी मर्जी से जो उसे बेस्ट लगता है वो चूज कर दे, लेकिन ये भी थोड़ा सा पार्शियलिटी वाला काम हो सकता है। थर्ड ऑप्शन था द स्टूडेंट्स चूज द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग एंड द चूज इन रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम द मेंबर ऑफ द कमेटी। ये सबसे अच्छा ऑप्शन था कि सभी बच्चे इलेक्ट करेंगे, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे और जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट जिसको लाइक करेंगे वो कमेटी का मेंबर बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम बात करें तो क्या कौन होता है रिप्रेजेंटेटिव? A person who is chosen to act or make decisions on behalf of other person or group of people, यानी एक ऐसा इंसान जो चूज कर लिया जाता है, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इस ग्रुप ऑफ पर्सन यानी इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आप डिसीजन ले सकते हो, या फिर ऐसे मतलब जो आप डिसाइड करोगे उस सारे ग्रुप को भी का भी वो माना जाएगा कि वो सारा ग्रुप भी उस चीज के लिए एग्री है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अब हम आगे बात करते हैं, विच ऑफ द थ्री मेथड डू यू थिंक इज मोस्ट इफेक्टिव एंड वाई। ये सबको पता है कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे करने से क्या होगा, हमें वैरायटी ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे कमेटी में और वो मोस्ट लाइक्ड स्टूडेंट भी होंगे। The first method may seem appealing, but if every student in the school is part of the committee, अब ये जो तीनों ही ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो फर्स्ट मेथड है उसमें क्या होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू रीच डिसीजन एंड मैनेज इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली। अगर वो इतना बड़ा ग्रुप है, पूरे ही स्टूडेंट का ग्रुप है, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग बच्चा अपनी अलग अलग राय देगा, तो उससे डिसीजन लेना और उनको मैनेज करना इतने बड़े ग्रुप के इम्प्लीमेंटेशन को वो थोड़ा सा फिजिबल नहीं होगा। जब सेकेंड मेथड है उसमें क्या था, सिंस द हेड टीचर सेलेक्ट द स्टूडेंट फॉर कमेटी, मेनी स्टूडेंट विल नॉट हैव अ रोल एंड वुड नॉट हैव टू वेट टू इंश्योर दैट देयर वॉइसेस आर हर्ड रिगार्डिंग व्हाट दे नीड। अब अगर उसमें क्या होगा, जो हेड जो टीचर है वही अगर स्टूडेंट को चूज करेंगे तो there are possibility that most of the student would not have any way to ensure that their voices are heard regarding what they need and want। हो सकता है कि जो स्टूडेंट की नीड और वांट के अकॉर्डिंग आवाज ना उठाई जाए। However, in the third method, students from each grade can choose one representative from among themselves, so someone they believe will effectively advocated for their classes need। अब वो कहते हैं कि जो थर्ड है उसमें क्या होगा, इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव बना के, ये देखो आइडिया अच्छा, लाइक क्लास लाइक ग्रेड 3 से एक रिप्रेजेंटेटिव, क्लास 4 से एक रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे करके अगर मिक्स क्लासेस से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो हर ग्रेड की हर क्लास की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी नीड्स होंगी वो मैनेजमेंट तक आ सकती हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव विल सर्व ऑन कमेटी, मीनिंग दैट द स्टूडेंट कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ग्रेड। This approach is democratic way to choose representative and form a government। और सेम इसी तरह की जो अप्रोच होती है, यानी इसी तरह का जो तरीका है अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने का, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब आप देखते हैं ना कि आपके एरिया में इलेक्शन होते हैं, आप जब अपना एमसी चूज करते हो, ठीक है, तो एमपी एमएलए जब हम ऐसे चूज करते हैं, इलेक्शंस के थ्रू चूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो गवर्नमेंट में जाता है, हमारी प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं, ठीक है, और हमारे बिहाफ पे हमारी नीड्स को उनके आगे रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमने थोड़ा सा ऊपर देखा भी था, जो जो फंक्शंस थे उनको हम थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं कि वो एग्जैक्टली वो फंक्शन होते कैसे हैं। Functions of the government. Previously, we discussed the various roles that a government plays in our lives. Similarly,
similar to the responsibility of a student committee in a school. Just like the school committee, a government must create necessary rules, implement them and ensure that everyone follows these rules. जैसे हमने बात की स्कूल कमेटी की, जैसे हमने बात की थी स्कूल कमेटी की, सेम ऐसे ही तरीके पे हमारे जो सोसाइटी है उसमें भी ऐसे एक कमेटी बनाने की ज़रूरत होती है जो रूल्स बना सके, इम्प्लीमेंट कर सके और ये इंश्योर करे कि एवरीवन उन रूल्स को सभी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। These three responsibilities are known as the function of government. अब हमने बात की है यहाँ पे 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। कौन कौन सी? सबसे पहले क्या है? क्रिएट नेसेसरी रूल्स, मतलब एक तो आपको रूल्स बनाने, हम आपको नहीं मतलब गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट बनेगी उसको एक तो रूल बनाने हैं, दूसरा उनको इम्प्लीमेंट करना मतलब उनको लागू करवाना है, तीसरा क्या है? आपको ये इंश्योर करना है कि उनको सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये 3 तरह की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसीडर की जाती हैं किसकी? गवर्नमेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन के बारे में। सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? इट इज सिंपल, द क्रिएशन ऑफ रूल्स इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव फंक्शन। यानी जो रूल्स बनाने वाले एक्ट बनाने वाला प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, वही क्या है? लेजिस्लेटिव फंक्शन है। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसमें हमारे ऑल एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स काउंट होते हैं और वो क्या बनाते हैं? वो रूल्स बनाते हैं। These rules serve as the framework for running the country. और यही जो रूल्स हैं ये हमारे क्या होते हैं? फ्रेमवर्क होते हैं जो किसी भी कंट्री को रन करने के लिए मेन बेस होता है। The implementation of these rules and administration of the country according to them is the executive function. Finally, ensuring that the rules are followed is referred to as the judicial function. यानी ये इंश्योर कराना कि जो रूल्स हैं वो उसी तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं, ये किसका पार्ट है? हमारे जुडिशियल फंक्शन का काम है। मतलब अगर हम सिंपली भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो ये हमारे लीडर होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारे लीडर होते हैं वो क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शन का काम करते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन करते हैं। फिर जो पुलिस होती है वो क्या करती है? उन रूल्स को एग्जीक्यूट करवाती है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है? तो वो क्या होती है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन करवाती है। फिर अगर मान लो किसी ने उस लॉ को नहीं फॉलो किया तो ये इंश्योर कौन कराता है कि वो फॉलो ही होने हैं? यानी जो पुलिस है वो एग्जीक्यूट करवा रही है कि आप ये रूल फॉलो कीजिए, वो चेक कर रही है। अब मान लो कोई नहीं करता, वो कहाँ जाता है? कोर्ट केस। उस पर जो कोर्ट का काम होता है, जुडिशियल काम होता है, वो क्या है? जुडिशियल फंक्शन। और ये क्या इंश्योर करता है कि ये सारे रूल्स क्या होने चाहिए? फॉलो होने चाहिए, ठीक है? जो डेमोक्रेसी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमने बात की थी कि सबसे जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है? डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द रूल ऑफ द पीपल। दिस इज similar to the third method of electing representative in a school. In a democracy, the people elect their representative. यानी जैसे हमने स्कूल में देखा था कि जो अलग स्टूडेंट हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे हर क्लास से, ऐसे ही अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, उसमें भी क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करके भेजते हैं, ठीक है? However, not every country use the same method for choosing their representative. अब ये जरूरी नहीं कि हर कंट्री में सेम तरीके से वो अपना लीडर चूज करें, बट जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है कि जो पीपल हैं वो अलग अलग तरीकों से अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? एक मुराल मतलब एक पिक्चर शो की। ये मुराल क्या होता है? बेसिकली किसी दीवार या किसी सीलिंग पर एक बड़ी सी आर्ट वर्क करना है, पेंटिंग करना, उसको बोलते हैं मुराल। ये 1896 की मुराल है जिसमें जो एक पेंटर है उसने गवर्नमेंट की डेफिनेशन इस मुराल में दिखाई गई है। और ये कहाँ से ली गई है मुराल? यूएसए में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। यानी कांग्रेस वो किसको बोल रहे हैं? हम जैसे पार्लियामेंट बोलते हैं तो कांग्रेस क्या बोलते हैं? कांग्रेस। Abraham Lincoln, a USA president in the late 19th century, described democracy as a government of the people.
सबसे पहले ये टर्म किसने यूज की थी कि डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल, इट इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन, जो यूएस का प्रेसिडेंट था 19th सेंचुरी में। उन्होंने ये टर्म दी थी कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अ फ्रेज स्टिल वाइडली यूज टुडे। यानी ये फ्रेज है जो इसको हम आज भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और सबसे पहले ये किसने कोयल की थी? अब्राहम लिंकन ने, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे लेट 19th सेंचुरी में। ठीक है, इसको अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, उन्होंने क्या कहा था कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है? अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी लोगों की गवर्नमेंट है। बाय द पीपल, लोगों के लिए, बाय द पीपल लोगों द्वारा की गई गवर्नमेंट है। और फॉर द पीपल, लोगों के लिए की गई गवर्नमेंट है। ठीक है, यानी वो गवर्नमेंट जो लोगों की है, लोगों द्वारा की बनाई गई है और लोगों के लिए बनाई गई है, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, बट मेक गवर्नमेंट डिफरेंट, यानी अगर हम बात करें गवर्नमेंट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको अलग बनाती हैं, तो द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इवॉल्व्स ओवर टाइम, यानी वो चेंज होती रहती है। सिंस कंट्रीज हैव देयर ओन हिस्ट्री, कल्चर एंड एस्पिरेशंस, यानी हर कंट्री की एक अपन हिस्ट्री होती है, वहाँ का कल्चर होता है, वहाँ के कुछ एस्पिरेशंस होते हैं जिन पे वो काम करते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं। इट इज़ नेचुरल दैट गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट, और इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि हर कंट्री की गवर्न करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। लेट अस लुक एट सम एस्पेक्ट दैट कैन हैव वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम अनदर, यानी अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और क्या चीज़ें हैं उनको जो डिफरेंट करती है अदर से। These differences will become clearer when we look at various types of government in later in chapter। अब हम आगे बात करते हैं कौन कौन सी गवर्नमेंट है, उससे ये डिफरेंसेस हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट, हु गेट्स टू डिसाइड दैट दिस इज द गवर्नमेंट। सबसे पहले तो बात करनी है कि वो कौन है जो ये डिसाइड करेगा कि ये गवर्नमेंट है। दिस इज द मोस्ट बेसिक डिफरेंस अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सबसे ज़्यादा बेसिक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, हु और व्हाट सेज दैट दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, यानी ये जो कहेगा कि ये हमारे देश की कंट्री है, कौन कहेगा? प्राइम मिनिस्टर कहेगा, वहाँ का प्रेसिडेंट कहेगा, पीपल कहेंगे, कौन कहेगा कि ये हमारी गवर्नमेंट है? ये सबसे मेन डिफरेंस क्रिएट करता है। दैट इज हु और व्हाट गिव्स द गवर्नमेंट इट्स अथॉरिटी एंड पावर, यानी वो गवर्नमेंट को कौन वो अथॉरिटी दे रहा है, कौन वो पावर दे रहा है, ये सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, इट इज़ पीपल ऑफ द कंट्री हु डिसाइड एंड आर द सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी। अगर हम बात करें तो अगर इंडिया की, तो इंडिया में कौन डिसाइड करता है कि ये गवर्नमेंट है, और ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी किसने उसको दी है, किसके पास सारी अथॉरिटी है, तो वो कौन है? पब्लिक है। क्योंकि अगर हमने जैसे स्कूल वाले एग्जाम्पल में देखा था, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव कौन बना रहे थे? बच्चे खुद बना रहे थे। तो रिप्रेजेंटेटिव बनाने की पावर किस में आई थी, किसके पास थी उनकी अथॉरिटी? बच्चों के पास थी। ऐसे जो पब्लिक है वो अपना लीडर खुद चूज कर रही है, तो किसके पास अथॉरिटी है? पब्लिक के पास है। While in a theocracy, the source of authority is religious belief and head of the religious institution। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और कंट्री की, जैसे थियोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी देखा है, अब हम बात करें मान लो थियोक्रेसी की, तो थियोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, मतलब जहाँ से पावर आती है, वो क्या होते हैं? रिलीजियस बिलीफ, किसी धर्म से जुड़े होते हैं। हेड ऑफ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, किसी रिलीजियस बॉडी का हेड जो होता है वो उनको लीडर बनाता है। जैसे ईरान में हम देखते हैं, तो जो मुस्लिम्स हैं उनका की डोमिनेंसी है, तो वो चूज करते हैं कि हु विल बी द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड। एक तो हमने बात किया सबसे पहले तो कि कौन ये डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट कौन है। ठीक है, दूसरा, हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म, यानी जब उसने डिसाइड किया तो ये बना कैसे? हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म। इन अ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड यूजुअली
थ्रू सम काइंड ऑफ इलेक्शन। अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया में क्या होता है कि जो खासकर तौर पर जो किसी भी तरह के क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, यानी जो लीडर बनते हैं, गवर्नमेंट चूज की जाती है, वो गवर्नमेंट बनाई जाती है, वो किस बेस पे बनाई जाती है, इलेक्शन के बेस पे। While in kingdoms which have kings or queens, the kind that you have read about in other chapters, usually someone from within the family continues to rule। अगर हम बात करें किंगडम्स के बारे में, मतलब अगर पुराने टाइम के बारे में हम बात करें या फिर जहाँ पर किंग सिस्टम है वहाँ की बात करें, वहाँ पे क्या होते हैं, किंग और क्वीन होते हैं। वो जनरली कहाँ से आते हैं कि वो फैमिली से कंटिन्यू, लाइक अगर कोई राजा है उसके बच्चे फिर राजा बन गए, ठीक है, एंड डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी सेटअप, और वही चूज करते कि कैसे वो गवर्नमेंट बनाएंगे, कैसे अपने मंत्री बनाएंगे, और वो अपना एक फैमिली मेंबर को ही इलेक्ट कर देते हैं। There are other ways of forming a government and even in democracies there can be different kind of elections। अब हम कहते हैं कि अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट बनाई जा सकती है, और इवन जो डेमोक्रेसी है उसमें भी अलग अलग तरह के इलेक्शंस करवाकर गवर्नमेंट बनाई जाती है। नंबर पर हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर और क्या क्या पार्ट होते हैं, यानी क्या उसके अंदर कोई हायरार्की है। Any government has many parts and system and these vary across different types of government। यानी वो उनका अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और उनका जो काम करने का तरीका है, ठीक है, वो जो सिस्टम है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट में। फॉर एग्जाम्पल 3 फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रेफर्ड एज अर्लियर, जो हमने बात की थी 3 मेन फंक्शन के बारे में, कौन कौन से जो थे, लेजिस्लेटिव, executive and judiciary can be performed by totally independent bodies or by the same body। अब ये बात करते हैं जो हमने 3 टाइप्स के फंक्शन देखे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्री में भी अलग अलग तरह से गवर्न किए जा सकते हैं। कुछ कंट्री ऐसी हैं कि तीनों ही फंक्शन एक बॉडी करती है, कुछ ऐसी हैं जिसमें अलग अलग बॉडी करती है। द सिस्टम to decide how the government will work can be written down in a book of fundamental rules of the country called constitution। और ये डिसाइड कहाँ से किया जाता है कि जो फंक्शनिंग है वो कैसे करवाई जाएगी, वो किसके थ्रू किया जाता है, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। उसमें क्या होते हैं, फंडामेंटल रूल्स ऑफ द कंट्री, यानी उस जो कंट्री के अंदर रूल्स फॉलो किए जाएंगे, पब्लिक जो रूल फॉलो करेगी, या जो लीडर बनेंगे, गवर्नमेंट जो बनाएगी वो क्या रूल फॉलो करेगी, ये सारे कहाँ से लिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। what happens in most डेमोक्रेसीज। अब हम बात करते हैं कि मोस्टली डेमोक्रेसीज में होता क्या है, और इट कैन बी डिसाइडेड बाय द किंग और क्वीन एज इट हैपन्स इन मोनार्क्स गवर्नमेंट ऑफ किंग्स एंड क्वीन। अगर हम देखो बात करते हैं अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की, तो ये डिसाइड कहाँ से किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हम बात करें मोनार्कीज की, मतलब जो किंग्स और क्वीन की गवर्नमेंट की, तो उसमें कौन डिसाइड करता है, किंग या क्वीन ही डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से रूल्स बनाए जाएंगे। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर एंड व्हाट गोल्स इज इट ट्राइंग टू अचीव। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट, व्हाट इज द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर, यानी जो गवर्नमेंट है वो किस लिए काम कर रही है, ठीक है, किसके लिए काम कर रही है, एंड व्हाट गोल्स इज इट ट्राइंग टू अचीव, और इसे क्या गोल्स अचीव करने हैं। गवर्नमेंट आर डिजाइन टू वर्क टुवर्ड्स सर्टेन वैल्यूज एंड आइडियाज, यानी कुछ उनके वैल्यूज क्रिएट की जाती हैं, आइडियल्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उन्हीं के बेस पे क्या करती है गवर्नमेंट अपने वर्क को डिजाइन करती है। सम गवर्नमेंट्स लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डिजाइन टू वर्क टुवर्ड इक्वालिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ फॉर ऑल, यानी जैसे हर कंट्री का एक एजेंडा होता है, हर कंट्री के कुछ अपने वैल्यूज होते हैं, आइडियल्स होते हैं जिनके बेस पे वहाँ की गवर्नमेंट काम करती है। ऐसे ही हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है जिसकी वैल्यूज है इक्वालिटी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी अपने देश के नागरिकों में क्या बनाना, इक्वालिटी बनाना, प्रोस्पेरिटी मतलब उनकी लाइफ को समृद्ध बनाना। While some other government may be designed only for the prosperity of some families or groups,
और कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से अपने फंक्शन डिज़ाइन करती है कि इवन कुछ ही ग्रुप को, यानी पूरी कंट्री के कुछ ही ग्रुप को या कुछ ही फैमिलीज को ही प्रोस्पेरिटी मिली। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया किस फंक्शन पे, किस वैल्यूज पे काम करती है? गवर्नमेंट prosperity and equality for all. There are differences between different forms of government based on these four major aspects. अगर हम बात करें कि इन 4 एस्पेक्ट, इस जो 4 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, जो कि क्या क्या थे, जो अभी हमने ये 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, जो कि थे कि सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि ये कौन चूज करे, ये कौन डिसाइड करेगा कि यही गवर्नमेंट है। फिर दूसरा, वो गवर्नमेंट बनेगी कैसे। तीसरा क्या होगा, जो उस गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट क्या होंगे और वो कैसे काम करेंगे। और फिर फोर्थ वन क्या है, व्हाट इज द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर, किसके लिए वो काम करेगी और उसके अचीव करने के गोल्स, जो उसके गोल्स क्या होंगे जो उसे अचीव करने हैं। ये 4 एस्पेक्ट हैं, इन्हीं के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। और इनके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे जब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या हमें देखने को मिलता है वो हम बात करेंगे। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अगर हम आज के बारे में, आज के वर्ल्ड को देखें, 21st सेंचुरी में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की जो मेजर कंट्रीज हैं उन सब में मोस्टली किस तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर we will see that there are different kind of democratic government, but democracy में भी हम अलग अलग types देखने को मिलेंगी। Before we get into the differences, we should know that there are some fundamental principles of democracy. अब हम ये देखने से पहले कि क्या क्या differences हैं डेमोक्रेसी में भी, हमें ये देखने की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, यानी किन बेस पे जो मेन फंक्शनिंग है, यानी जो डेमोक्रेसी है उसमें जो की एलिमेंट क्या होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है? इक्वालिटी। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब जो डेमोक्रेसी है इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि कंट्री का हर पर्सन को कैसे ट्रीट किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ एंड दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। यानी कानून के सामने सब एक जैसे हैं। जैसे इंडिया में होता है ना कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी जो लॉ बनेगा, जो रूल बनेगा वो सबके लिए सेम होगा, चाहे वो किसी रिलीजन का है, चाहे किसी वो कास्ट का है, चाहे वो कोई भी सोसाइटी से बिलोंग करता है। दूसरा है फ्रीडम। फ्रीडम ऑल्सो, अब हमने सबसे पहले बात कर ली इक्वालिटी की, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है? फ्रीडम। Freedom in a democracy means that citizens have the right to make their own choices and express their opinion. अब जैसे जो डेमोक्रेसी का जो बेस ही ये होता है कि जो लोगों के पास क्या होती है? फ्रीडम होती है क्या करने की? अपने चॉइसेस खुद, अपने ओपिनियन देने की, अपने चॉइसेस बनाने की उनके पास क्या होती है? फ्रीडम होती है। ठीक है। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू चूज एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी जो रिप्रेजेंटेटिव बनाने की जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो भी सबके पास होती है। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू चूज एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ इसी रिलीजन से बिलोंग करने वाले मेंबर ही वोट कर सकते हैं या चॉइस कर सकते हैं, या फिर जो रिच है वही सिर्फ वोट कर सकते हैं, वही इलेक्ट कर सकते हैं, वही अपने लीडर को चूज कर सकते हैं, या फिर पुअर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, सबको क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन की क्या है? फ्रीडम है। मतलब हर कोई पर्सन के पास राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और ये किसके थ्रू होता है? इलेक्शन के थ्रू। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। यानी जो हम इलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे रिप्रेजेंटेटिव, वो किसका पार्ट होंगे? लॉ मेकिंग बॉडी का। हमने पढ़ा था ना कि लॉ मेकिंग बॉडी कौन सा है? लेजिस्लेचर।
अब नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि इंडिया में भी हम फॉलो करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब एवरी सिटीजन अबव अ सर्टेन एज, जो इंडिया में 18 ईयर्स है, दे हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी एक रूल बना दिया गया है कि इस एज के बाद के सभी सिटीजन, उस कंट्री के सभी सिटीजन क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और हर वोट का इक्वल वैल्यू होगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी अलग कास्ट के पर्सन ने वोट दिया तो उसके वोट को पूरा ना गिना जाए, आधा गिना, या किसी हायर कास्ट के पीपल की वोट को 2 डबल वैल्यू दी जाए, ऐसा नहीं है। सबकी सेम वैल्यू है और दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी एवरी सिटीजन ऑफ India or of that country above a certain age have right to vote to choose their representative. Next is fundamental rights of a citizen, such as right to equality, freedom of speech and expression, right against exploitation, or are all provided and protected in a democracy. यानी जो फंडामेंटल राइट्स जो उनके सिटीजन्स को मिलते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोवाइड करना, ये भी किसकी ड्यूटी मानी जाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं कि लोगों को उनके राइट मिलने चाहिए। दैट नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जो जुडिशरी है जो इंश्योर करवाती है कि सब रूल्स फॉलो करें, लाइक जो पनिशमेंट देती है अगर रूल ना फॉलो किया जाए या फिर उस लॉ का मिसयूज ना किया जाए, रूल का मिसयूज ना किया जाए, ये इंश्योर कराने वाली जो बॉडी है उसको हम बोलते हैं जुडिशरी। वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी वो लेजिस्लेटिव के अंडर में काम नहीं कर रही है, ना ही वो एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम कर रही है। वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो तो क्या होगा, जो लेजिस्लेटिव है उसको सप्रेस कर सकते हैं, यानी अगर आपको ऐसे ही करना है, या फिर कोई अदर जो गवर्नमेंट का बॉडी है वो उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इस ये सब ना हो, लाइक किसी भी रूल का मिसयूज ना हो, उसके लिए क्या हो बनाया गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी जो जुडिशरी फंक्शनिंग है वो इंडिपेंडेंट है, वो लॉ मेकिंग के साथ इंटरफेयर नहीं करती है। लॉ बनने के बाद वो इसको इंश्योर कराती है कि लॉ सही तरीके से फॉलो किया जाए। जुडिशरी Independent judiciary ensures that every citizen's fundamental rights are protected, that laws are followed by citizen and also by all parts of the government. यानी जो लॉ बने हैं उनको सब सिटीजन भी फॉलो करेंगे और जो गवर्नमेंट के सभी पार्ट्स हैं वो भी उनको फॉलो करेंगे। It is useful to remember that even these fundamental principles have evolved over time. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि देखना कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये भी टाइम टू टाइम क्या होते जा रहे हैं, इवोल्व मतलब चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया प्रोवाइडेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू ऑल सिटीजन। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया provided universal adult franchise, meaning the right to vote in election to all adults from the very beginnings of the Indian Republic in 1950। यानी 1950 में जब इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंसीडर किया गया था तभी से क्या है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, किसको, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। On the other hand, in Switzerland, women got the right to vote only in 1971। जबकि स्विट्जरलैंड में अगर हम बात करें तो पहले क्या था, वोट करने का जो राइट है वो वुमेन को नहीं था। ओनली 1971 में ये राइट वुमेन को भी दिया गया है। जबकि इंडिया में बहुत पहले 1950 में जब हमें फ्रीडम मिली थी 1947 में, उसके बाद जब हम इंडिया को एज ए रिपब्लिक कंसीडर किया गया था 1950 में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करवाया गया था, तो उसी टाइम ये डिसाइड हो गया था कि जो मेन विमेन कोई भी है, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हमने एक्सेप्ट कर लिया था। क्लियरली द अबव प्रिंसिपल्स आर आइडियल्स, नॉट ऑल डेमोक्रेसीज आर एबल टू पुट देम इन प्रैक्टिस। यानी जो ये प्रिंसिपल्स हैं, जो ये हमने बात की है डिफरेंट प्रिंसिपल्स की, ये हमारे आइडियल्स हैं, बट ये नहीं कह सकते कि सारी कंट्रीज इनको, सारी डेमोक्रेसीज एज इट इज इनको फॉलो कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। बट इक्वली क्लियरली इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सिटीजन्स टू कीप दिस आइडियल्स इन फ्रंट ऑफ देम। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है कि जो सिटीजन्स हैं ये
उन सिटीजन्स के लिए, उस कंट्री के सिटीजन के लिए ये आइडियाज़ उनके सामने रखने चाहिए। लाइक मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए ये सबको फॉलो किया जाए। इस वीडियो में हम इतना ही कंसीडर करेंगे। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं।